बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। हमें बताया गया था कि इमरान खान की गवर्नमेंट बिगटेड है, औरतों के ख़िलाफ़ है, माइनॉरिटी से ख़िलाफ़ है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ नस्ल को प्रमोट कर रही है। हमें बताया गया था कि जब जंगें होती हैं तो आपको लिबरल फेसेस चाहिए होते हैं, प्रोग्रेसिव फेसेस चाहिए होते हैं, बिलावल साहब जैसे, और आज की जो जमातें हैं इक़्तिदार में उन जैसे, जो फिर दुनिया के साथ डील करेंगे। ये सारी बातें हमें इसलिए बताई गई थी क्योंकि तब ऑपरेशन इमरान खान को हटाना था, सारा नैरेटिव बिल्ड करना था, और हर सरकारी टाउट ने अल्हम्दुलिल्लाह वो खूब सर अंजाम दिया। लेकिन मसला ये है कि आप कपड़े तो नए पहन सकते हैं, टोपियाँ नहीं पहन सकते हैं, लेकिन बंदा तो चेंज नहीं कर सकते। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक रिमार्क दिया जिसके तहत उन्होंने कहा कि रावला कोट और मीरपुर के लोग असली कश्मीरी नहीं हैं, ये तो पोटोहारी हैं। एक पोटोहार रीजन है जहाँ से हम भी बिलोंग करते हैं, वैसे हम भी पोटोहारी बोलते हैं, तो ये वहाँ के लोग हैं, और ये तो खालिस्तान कश्मीरी नहीं होते। कश्मीरी तो डबल डाउन करते हुए स्टेटमेंट पे उन्होंने कहा कि कश्मीरी वो होते हैं जिनकी सेक्रीफाइस होते हैं बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं मिलता। वेरी गुड। जो बंदा आज़ाद कश्मीर में पैदा हुआ है सर, वो एक स्टेट ऑफ वॉर में रहता है, वो एक सूबा नहीं है, उसके पास अपने हक नहीं है, वो एक इंट्रैप्ड एरिया में रहता है जहाँ पे इंडिया की हर वक्त थ्रेट होती है, रिश्तेदारियाँ उनकी बॉर्डर पार भी होती हैं, वो पाकिस्तान में आके काम करते हैं, मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं। तो क्या वो करें जिससे साबित हो कि वो कश्मीरी हैं? अगर मैं एज़ पंजाबी फ्रॉम गुजर खान इलाका, फ्रॉम पोटोहार बेल्ट जाके कश्मीर सेटल हो जाता हूँ आज़ाद, और फिर मेरे बच्चे भी वहाँ पैदा होते हैं, उनके बच्चे भी वहाँ पैदा होते हैं, तो क्या वो कश्मीरी नहीं कहलाएंगे? क्या कश्मीरी होना एक ज़ुबान है? क्या कश्मीरी होना एक कैफ़ियत है? क्या हम सब कश्मीरी नहीं हैं? जब इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ना होता है तो कश्मीरी होना होता क्या है? अच्छा, इस पे लब कुशाई की हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बनता है जर्नलिस्ट, चले जर्नलिस्ट हैं, अबसार आलम साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, मेरे तो बाप की उम्र से भी शायद माशाल्लाह बड़े होंगे, तो मैं तो उनकी इज़्ज़त से ही बात करूँगा। लेकिन जिस तरह उन्होंने लब कुशाई की मीरपुर और रावला कोट के लोगों के लिए, तो उन्होंने कोई ढकी छुपी रखी। उन्होंने कहा जनाब ये गंदे लोग होते हैं। मैं आपको पूरा लुबे लुबाब बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो 19 मिनट से आगे उनका जो वीलॉग है हम लिंक लगा देंगे, आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट डिटेल उन्होंने क्या बताया। उन्होंने कहा जी इनमें से सेक्स ऑफेंडर भी होते हैं इंग्लैंड जाके, और इनमें से लोग अपनी भाभियों से शादियां करते हैं पासपोर्ट के लिए, अपनी बहनों से फ़र्ज़ी निकाह करते हैं पासपोर्ट के लिए, फिर तलाक़ें दे देते हैं ताकि फ़्री के बेनिफिट्स ले सकें। बल्कि अभी स्कॉटलैंड के अंदर एक गोरे बंदे ने मुसलमानों को स्टैब किया था क्योंकि वो उसको इतना गुस्सा चढ़ गया था कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी आ रहे हैं वो गंद मचा रहे हैं और सब कुछ गलत कर रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड के अंदर ना पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, इनको वो एक ही लेंस से तकरीबन देख रहे होते हैं। उनको जनरली इमिग्रेशन से प्रॉब्लम, लेकिन चले आपने कह दिया, हमने मान लिया। और फिर आपने हमें बताया कि जनाब बेसिकली ये तो घटिया लोग होते हैं और ये कश्मीरी नहीं होते, बल्कि खालिस्तान कश्मीरी तो ख्वाजा आसिफ साहब होते हैं। सियालकोट में वो रहते हैं, सियालकोट में उनकी जमपल है। मैं भी कश्मीरी हूँ, कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मेरी कैफियत ऐसी है कि मैं उनके स्ट्रगल के साथ अपने आप को मैच करता हूँ। तो ये क्या बहस शुरू हो गई है, ये क्या डिबेट है कि हम अब सर्टिफिकेट बांटेंगे कौन है कौन नहीं है? बल्कि अब सारा आलम साहब ने तो एक सहाफ़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका एक सैयद नाम का सहाफ़ी है, अपने आप को सैयद कहता है। वो पहले साबित करे अपने डीएनए टेस्ट के तहत कि वो सैयद है, और साबित करे शजरे के तहत वो सैयद है। अगर हमने अब लोगों की आइडेंटिटियाँ साबित करवानी हैं, उनकी नस्लें साबित करवानी हैं, तो फिर हिटलर कौन हुआ? आप किस कौम के हैं, किस रंग के हैं, आपका बाप कौन था? चीज़ें मैटर करती हैं ना। तो होता क्या है कि जब हार्ड स्टेट बनता है ना, फिर यही कुछ होता है, अदराइजेशन होती है। चलें, आपको डाउट है रावला कोट के लोग और मीरपुर के लोग कश्मीरी है कि नहीं, ये बलूचिस्तान के लोग बलोच हैं ना, ये इंटीरियर सिंध के लोग सिंधी हैं, इसमें तो शक नहीं है। तो उनकी नस्ल कुशी क्यों हो रही है? ये जो फाटा में रहते थे, एक्स फाटा में, ये पाकिस्तानी पठान हैं, पख्तून हैं, तो उनकी नस्ल कुशी क्यों हो रही है? बल्कि फिर अबसार आलम साहब ने बहुत दर्द से बताया कि वहाँ पे एक वकूआ हुआ सब इंस्पेक्टर के साथ, शायद वो जिंदा उनकी सीना खोल दिया गया और उनके आगे पीछे फिर लोगों ने नाचा खुशी में। या शायद ये इवेंट हुआ है, क्यों हुआ है, कभी सोचा है इसने? साजिश है जी, ओके, 70 साल से हमारे खिलाफ साजिशें ही हो रही है, हम कुछ गलत नहीं करते। 71 में साजिश होगी, फलां टाइम साजिश होगी, पीपीपी ने साजिश कर दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, नू लीग ने 99 में साजिश कर दी, खान साहब ने 9 मई करके बहुत बड़ी साजिश कर दी।
तो हम साजिशें ही फेस कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं करते, स्टेट से कुछ गलत नहीं होता। अब सारा सामने बड़े दर्द से भी ये कि हमारा ही मुल्क मिला है आपको जहाँ पे दंगे फसादात कराने, आप जाएँ ना स्कॉटलैंड में एहतजाज करें, ये टिम्बर के डंडे लेके जाएं वहाँ पे, लोगों को बताएं कि जनाब गवर्नमेंट का रास्ता बंद करें। होता है सर, आपको नहीं पता, डेमोक्रेसी में होता है, लोग सड़कें बंद करते हैं, एहतजाज करते हैं। बल्कि मिलियन मैन मार्च फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान में नहीं हुआ था, अब सारा आलम साहब लंदन में हुआ था, रोडें बंद हुई थी, दुकानें बंद हुई थी, कई दफ़ा कम्युनिटीज़ ने वहाँ एहतजाज किया। ये जो पीटीआई टफ़ टाइम देती है आपकी, मेरा मतलब सरकार को लंदन में, तो वो बाय लॉ देती है, उनका जमहूरी हक है। तो वही कानून यहाँ अलाउ कर देना सर, अलाउ करें कि लोग एहतजाज कर सकें, लगा को पता जाएगा। तो एक पागलपन सा तारी हो गया है कि अच्छा पागलपन नहीं है, मैं समझता हूँ अल्लाह की जो लाठी होती है ना, वो बेआवाज़ होती है, वो आपको पता नहीं चलता, वो ऐसे गिरती है आपके ऊपर कि आप लोग जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे प्रोग्रेसिव होने के, तो वो सारा आपका प्रोग्रेसिवनेस हमने देख लिया। लेकिन आप सीनियर हैं, बड़े हैं, तो हम आपकी इज़्ज़त करते हैं। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि आप अपने कमेंट्स पे रजू फरमाएं। आपने पूरी एक कौम को सेक्स ऑफेंडर कह दिया, बुरे लोग कह दिए, वेलफेयर सिस्टम के बेनिफिशियरी कह दिया। वैसे आपने कभी सोचा ये लोग बाहर क्यों जाते हैं? चलिए इस पर भी आ जाते हैं। हमें बताया गया था फील्ड मार्शल आसिम नूरी साहब की तरफ से कि ये ब्रेन गेन है, बहुत फ़ायदा होता है मुल्क को, इसी ज़्यादा लोगों को बाहर जाना चाहिए। तो आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि ज़्यादा लोग बाहर जाएँ। तो ये लेकिन जा क्यों रहे हैं, जॉक दर जॉक अपने इलाके छोड़ के क्यों जा रहे हैं? यहाँ काम नहीं है ना, रोज़गार नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट नहीं होते किसी लेवल के ऊपर, तो लोग फिर फ्रस्ट्रेट होकर चले जाते हैं। ये जो हम मिडिल ईस्ट वर्चुअली स्लेव लेबर भेजते हैं, ये क्यों जाते हैं लोग अपने बीवी बच्चों से दूर, 6-6 साल 5-5 साल रहते हैं, नहीं आते छुट्टियों पे, पैसे बचाते हैं, ये क्यों करते हैं? ये सर मुल्क के लिए कर रहे हैं ना। तो आपने एक ही स्ट्रोक में कह दिया कि ये गंदे लोग होते हैं, ये जो यूके वाली क्लास, ये गंदे लोग हैं। सर यही यूके वाली क्लास ना अरबों डॉलर सालाना इन्वेस्ट करती है पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट मार्केट में। ये ना करें सर, आपको लग पता जाएगा। अच्छा, अगर अमेरिकन डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कुछ बुरा भला कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आप कहेंगे जनाब ये तो गंदे डॉक्टर हैं, ये मेल प्रैक्टिस करते हैं। वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने सही कहा था कि आपने टीचरों को मारा, डॉक्टरों को मारा, आपने तो पूरी नस्ल को ही फारग कर दिया। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि अच्छा हम एरिया मैप करते हैं, रावलाकोट मीरपुर के लोग गंदे और कश्मीरी नहीं, ओके ठीक है, पोठवारी हैं ना, तो अगर पोठवारी गंदे होते हैं तो मैं भी गंदा, तो झेलम भी गंदा, गुजर खान भी गंदा, गंदे इलाके हैं ना यार। बलोचिस्तान के लोग गंदे सर, एंटी नेशनल, एंटी स्टेट, ओके। ये पठान गंदे लोग सर, पीटीआई को वोट देते हैं, स्मगलिंग करते हैं, दहशतगर्द होते हैं, इनको पंजाब से निकालो, ओके। रह कौन गया? मैं शरीफ कौन है? अगर आप मुझसे पूछे पाकिस्तानी कौन है, अच्छा पाकिस्तानी कौन है, तो मेरा ख्याल है हमारे सारे जर्नलिस्ट कहेंगे जी अच्छा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर होता है, अच्छा पाकिस्तानी फील्ड मार्शल होता है, अच्छा पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर होता है, अच्छा पाकिस्तानी सेक्रेटरी पंजाब होता है, अच्छा पाकिस्तानी आईजी पुलिस होता है। सिविलियन नहीं हो सकता, आम बंदा अच्छा पाकिस्तानी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पाकिस्तानी होना ना होना कंटिंजेंट है रियासत के ऊपर। रियासत को पसंद आ रहा है तो आज तू पाकिस्तानी है, कल को आपने को ऐसी बात रियासत को पसंद है, रॉ का एजेंट है, ठाओ मारो। ये माइंडसेट है हमारे साफ़ियों का यार। वो होता है ना कि मालिक, मालिक के नौकर, नौकर के नौकर, नौकर के नौकर और नौकर के नौकर। तो आप बॉटम ऑफ द टीयर में आते हैं, यू आर ए जर्नलिस्ट, आपका काम था गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करना, आप तो सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं और एक्स्ट्रा स्टेप ले रहे हैं, रिसर्च करके लाते हैं। आप बता रहे हैं कि हमने तहकीक की, मैं इस पर स्पेशल एपिसोड करूँगा। सर गेटवाइजेशन पता है क्या होती है? आपको लगता है कि जो यूके के अंदर गेटवाइजेशन है उसका कोई रोल नहीं है इन प्लेइंग अ पार्ट इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऑफ द गेटोज़ देयर? क्या आपको पता है जो जमैकन गेटवाइजेशन है वहाँ पे, बंगाली गेटवाइजेशन है, वो तो पाकिस्तानी नहीं है ना, वो भी ड्रग ट्रैफिकिंग रिंग्स चला रहे हैं, सेक्स रिंग्स चला रहे हैं। क्या आपको पता है कि जो पूरा नैरेटिव वाइट नेशनलिस्ट ने यूके में बनाया वो झूठा है? मेजॉरिटी जो सेक्स ऑफेंडर्स हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। तो आपने तो लिटरली एडीएल नाइजल फराज का प्रोपेगेंडा लिया है और कह रावला कोट और मीरपुर के लोग गंदे हैं। ये आपका आईक्यू है, लेकिन आप मेरे बड़े हैं, मैं बुरे सेंस में नहीं कह रहा, मैं तो हदायत के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि शायद हो सकता है इस वीडियो की वसादत से आप कुछ सीख लें। वैसे अगर ज़रूरत पड़े सर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, इतने मुश्किल नहीं होते। लेकिन आपका बड़ा शो है, आप बड़े एंकर हैं, आप तो मेन स्ट्रीम टी वी पर गालबन समा पे आते हैं,
ठीक है, और हेड भी थे ये पैमरा के। हाँ, अच्छा, आप वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू भी रहते हैं, ये तो मैं भूल ही गया सर। आप तो वो प्रिविलेज क्लास हैं जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया, गरीबों के लिए नहीं। जो 250 साल 200 साल पुरानी बस्ती हैं, 100 साल, उनके लिए नहीं। 5 साल पुराने टावर आज तक की था, आप तो उसमें रहते हैं ना सर। तो यू आर द प्रिविलेज ऑफ द प्रिविलेज माशाल्लाह। रावला कोट और मीरपुर के लोग कश्मीरी नहीं हैं। सारी उम्र कश्मीरियों का झंडा मीरपुर के लोगों ने उठाया। दुनिया भर से उन्होंने पैसे कमा कमा के आज़ाद कश्मीर भेजे, आज वो कश्मीरी नहीं है। सदके जाऊँ सर। ये उसी तरह है सर कि जब हमने साउथ पंजाब के लोग पसंद नहीं आते तो कहते हैं असली पंजाबी नहीं तो सराइकी हैं। तो ये जो इल्मी गालियाँ बच्चे खोखों पे खड़े होते देते थे, आप तो सर ऐसा हाफ़ी दे रहे हैं। खोखों पे बच्चों को तो इल्म नहीं होता ना, स्टूपिड जोक्स आते हैं, पठान ऐसे, पंजाबी ऐसे, सिंधी ऐसे, बलोच ऐसे। आप सर चैनलों में बैठ के दे रहे हैं माशाल्लाह। और ख्वाजा आसिफ साहब पे जब तनकीद की गई बिलावल भुट्टो की तरफ से, मौलाना फजल रहमान की तरफ से, कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, और माफ़ी भी नहीं मांगी, उन्होंने डबल डाउन किया, नहीं बिल्कुल ऐसे ही होता है। वेरी गुड सर। वैसे बिलावल भुट्टो साहब भी ये जो बातें करते हैं ना इस तरह की प्रोग्रेसिव केसें, उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी बिलावल भुट्टो साहब की ये है कि जो उनकी वालदा के नाम का प्रोग्राम है, जिसको वो सीने से ऐसे लगा के रखे हुए हैं, जो उनके वोट बैंक का बहुत बड़ा हिस्सा है, बिस्प, उसके पिछले साल का लिखा चटा आ गया। ये वही बिस्प है, बेनज़ीर का सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका इस साल 17% बजट बढ़ाया गया। इस वक्त उसका बजट, इस बजट में 838 बिलियन रुपीज़ है। फ़ौज की स्पेंडिंग के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट जगह जहाँ स्पेंडिंग हो रही है वो बिस्प प्रोग्राम है, और उसका कवरेज 12 मिलियन 1 करोड़ 20 लाख फैमिली तक एक्सटेंड किया गया है माशाल्लाह। उस बिस्प के अंदर जो पिछले साल का ऑडिट है, ऑडिट मैंने नहीं किया, महरोज़ ने नहीं किया, उस्वा ने नहीं किया, रियासत पाकिस्तान ने ऑडिट किया। वो कहता है कि जनाब 25 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज़ हैं। 25 अरब DGPR का बजट, 25 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज़ हैं। 51 करोड़ तो सरकारी मुलाजमीन ने लिए। हमने आपको कहा था ना कि हर साल ऐसे होता है। तकरीबन 6 लाख इन एलिजिबल बेनिफिशरीज़ को इरेगुलर पेमेंट्स की गई हैं, टोटलिंग मोर देन 25 अरब। ये तो अभी आपने सिर्फ सरफेस टच किया ना, सिर्फ हल्का सा छेड़ा है तो पता चला 25 अरब का यहाँ खसारा निकला है। और इसी बिस्प का आपने बजट कहाँ ले गए हैं माशाल्लाह। वायलेशन ऑफ कैबिनेट डायरेक्टिव हुए डिस्पाइट फेडरल कैबिनेट डायरेक्टिव इन 2019 बारिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड स्पाउसेस फ्रॉम रिसीविंग असिस्टेंट। 12,078 ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको रिसीव हुआ है 51 करोड़, यानी 51 करोड़ 12,000 लोग खिसक गए। सर्विंग एम्प्लॉइज ग्रेड 1 to 16 673 बेनिफिशरी। स्पाउसेज ऑफ सर्विंग एम्प्लॉइज ग्रेड 1 to 16 9,000। स्पाउसेज ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय ग्रेड 17 to 20 87 बेनिफिशरी माशाल्लाह। 17वें से 20वें ग्रेड के भी मुलाजमीन की बीवियाँ ये ले रही हैं। पेंशनर्स ग्रेड 1 to 16 218 पेंशन भी ले रहे हैं, बिस भी ले रहे हैं। स्पाउसेज ऑफ पेंशनर्स जिनको पेंशन आ रही है वो 1,840, ये 1 से 16 स्केल के। स्पाउसेज ऑफ पेंशनर्स 17 से 20, ये तकरीबन 107 बेनिफिशरी हैं। व्हीकल ओनर्स 1,719, जो लोग गाड़ियाँ उनके ज़ाहिर उनको बिस तो नहीं लगा तो गड्डियाँ ने। Duplicates and fraudulent education stipends. 165 schools fully funded by Pakistan Baitul Mal were simultaneously enrolled in the बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम। यानी कि तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख रुपए की डुप्लिकेट पेमेंट है, यानी कि आपको पैसे एक डिपार्टमेंट दे रहे हैं, आपने अपने आप को इधर भी रजिस्टर कर, यहाँ से भी आप उतने ही पैसे ले रहे हैं। और माशाल्लाह कितनी तालीम होती है यहाँ पे, इतना इल्म होता है। ऐसे ही इदारों में से पढ़ के लोग बड़े होकर अबसार आलम साहब बनते हैं, मैं मतलब कि सीनियर सहाफ़ी बनते। अच्छा, महरोज़ साहब ने भी टेक्निकल बात की है, उन्होंने कहा सर प्रोपेगेंडा करने के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, वो तो रिटर्न आ जाता है। वैसे अब तो वॉइस नोट का ज़माना है, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट ही आ जाता है। इनको भी कॉल आई हुई है फैज़ मीद साहब से, वो तो ज़्यादती थी यार, इसमें हम उनके साथ हैं। उन्होंने उस वक्त डटे रहे थे, फैज़ मीद की मानी नहीं थी उस वक्त, थोड़ी देर बाद मानी थी। ठीक है। Systemic data and profiling failure. Single NIC for multiple spouses in 5,558 cases. एक सिंगल स्पाउस NIC was linked to as many as 7 different female beneficiaries. यानी कि डाटा ही पूरा नहीं है। तो इस सब से क्या साबित होता है कि कुछ सियासतदान ख्वाजा आसिफ साहब जैसे जो कहते हैं काम भी नहीं करना और बिस्ती भी करते रहनी है, फिर कुछ सियासतदान होते हैं बिलावल साहब जैसे जो कहते हैं काम नहीं करना लेकिन बिस्ती नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान में चॉइस आपके पास क्या है कि काम नहीं होगा, ये थोड़ी ज़्यादा बेइज्जती करेंगे, ये थोड़ी कम बेइज्जती कर देंगे।
तो आपने डिसाइड करना है कि आप इस वक्त किस मूड में। कभी कभी ना मेरा दिल करता है तार साहब मेरी बेइज्जती करें, मज़ा आता है मुझे, मैं एंजॉय करता हूँ, तो मैं उनकी सुन लेता हूँ। कभी भी दिल करता है कि तार साहब बेइज्जती ना करें। तो जिस कैफियत में आप होते हैं उस कैफियत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लीडरान मौजूद हैं। एक और मज़े की बात तो अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है ये। पिछले साल के फिस्कल ईयर में जो बजट पास होकर स्पेंड हुआ था उसमें से 3,177 अरब, यहाँ पे अगर डाल दिया जाए वो नंबर ताकि अवामुन्नास देख सके कितने सिफरे होते हैं, 3,177 अरब रुपया पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बगैर खर्च हुए। यानी कि ये जो हम बंदे इलेक्ट नहीं करते पार्लियामेंट के लिए, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे कौमी नुमाइंदे जो वोट के ज़रिए आते हैं, इन्होंने अप्रूव ही नहीं की हुई थी चीज़ें। 92% तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में गए थे, यानी कि 3,450 अरब से ज़्यादा अनअप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट सप्लीमेंट्री ग्रांट्स थे। 1,833 सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वर ऑब्टेन्ड फॉर लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट्स विदाउट प्रॉपर नीड असेसमेंट रिजल्टिंग इन एक्सेस एक्सपेंडिचर। यानी कि एक जो असेसमेंट होती है ना कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा खर्च करना भी चाहिए, ये कोई डेड जगह तो नहीं है, हमने किया ही नहीं। कौम का पैसा है ना यार, एंजॉय करो। एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग द फाइनल ग्रांट ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट अमाउंटेड टू 187 बिलियन। Budgetary allocations and need assessment. Federal entities sought 3,809 billion in budgetary allocations without proper need assessment, raising credibility concerns about the budgeting process. 115 cost centers failed to utilize 87 billion. यानी पैसा हमने मुख्तस किया, वो पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ वहाँ पे। कहीं और हो सकता था, किसी की जान बच सकती थी, अस्पताल बन सकता था, मरीम नवाज नाम के साहिबा का अस्पताल बन सकता था, लेकिन हमने वो ही नहीं किया। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वर्थ 41 बिलियन ऑल्सो रिमेन्ड अनस्पेंड। यानी कि माशाल्लाह हमारे पास पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारा है, अनअप्रूव तरीके से, अनऑथराइज तरीके से, फिर उसको हम खर्च भी नहीं करते। वो माशाल्लाह ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम बड़ी देर से चला है। मेरे साहब के बकौल वो कहते हैं कि जनाब साहब हर साल ये होता है, सिर्फ जेर ज़बर पेश नंबरों की होती है। कभी 3,000 होता है, कभी 3,500 होता है, कभी 4 होता है, कभी 2.5 होता है, लेकिन बात हज़ारों अरब में ही रहती है। माशाल्लाह गरीब कौम है ना सर, पैसे नहीं हैं। ऑर्डर जनरल की क्या रिकमेंडेशन है, बेचारे मुलाजम ने जुर्रतकारी ली। केसेज इन्वॉल्विंग सीरियस एम्बेजमेंट शुड बी रिफर टू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। उन्होंने कहता, गवर्नमेंट ने सुन लिया, असी तो रिपोर्ट करता, एजेंसी ने भी कहा चल पुत्र काम कर। वैसे एक एजेंसी थी नैब, उसमें तो अमेंडमेंट आ गई, तो ये क्या एंटी करप्शन में जाएगा? वही हेड हैं एंटी करप्शन, CCD के हेड हैं आपके, थे, अब तो नहीं है, मुजफ्फर चट्टा साहब वो एंटी करप्शन के हेड हैं। वैसे उनके पास नहीं भेजना, अगर वो सीधे हो गए तो पता चलेगा कि पार्लियामेंटेरियंस भी हाफ फ्राई और फुल फ्राई हो रहे हैं। आपने इतनी करप्शन की है, इन्हों हाफ फ्राई कर दो, इन्हें इतनी कर दे फुल फ्राई। नाफे में पिस्तौल पता नहीं किसके चलेगी। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम जा रहा है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे जर्नलिस्ट बिल्कुल आपने सरात मुस्तकीम पे। कंक्लूजन क्या है इसमें से? कंक्लूजन ये है कि आज़ाद कश्मीर का मसला अभी भी हल नहीं हुआ। वहाँ पे लोग अभी भी एहतजाज कर रहे हैं, लोग फील करते हैं कि हमें हमारे हकूक़ नहीं दिए जा रहे। राना सनाउल्लाह साहब जितना मर्ज़ी कहें कि जी वहाँ बिजली भी सस्ती है, इतनी हम सब्सिडी देते हैं गंदम की, तो आप क्यों देते हैं? मत दें ना, आप क्यों देते हैं? कोई वजह है ना आप देते हैं। वो वजह इसलिए है क्योंकि आपने आज़ाद कश्मीर का मुकदमा दुनिया में लड़ना होता है, आपने उन्हें आज़ादी दिलवानी, इसलिए देते हैं। और आपको स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वहाँ पे, और वहाँ पे वाटर वर्क्स है, इसलिए देते हैं। हजूर ये कोई ट्रांजैक्शन वन वे नहीं हो रही कि हम उन पर मेहरबानियाँ कर रहे हैं, ये 2 वे ट्रांजैक्शन है। जो डायस्पोरा आज़ाद कश्मीर का बाहर बैठा है, आपको वो पैसे भेजते हैं, उनको आप मिलते हैं, बल्कि आपकी तो पार्टी के बड़े पुराने मरासिम आज़ाद कश्मीर से बकौल उनके, वो तो खालिस्तान कश्मीरी हैं, तो आप इसलिए करते हैं, को आप फ्री में नहीं करते। देयर इज़ नो फ्री लंच माशाल्लाह। तो इस सब को समझने के बाद हमने तो कंक्लूड किया है कि ना आज़ाद कश्मीर का मैटर सॉल्व हो रहा है, ना बलूचिस्तान का मैटर सॉल्व हो रहा है, ना खैर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कम हो रही है, ना मईशत बच रही है, ना इन्फ्लेशन कम हो रही है, ना पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, ना कराची शहर की डेवलपमेंट हो रही है, ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोग पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं। तो आप करते क्या हैं यार? सारा दिन घर जाएँ, बैठें, एंजॉय करें, जो असल में ताकत में उनको दे दें उधे। वैसे वो आपसे ले भी लेंगे करके। इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने अपनी मर्ज़ी का लगाया है, फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने अपनी मर्ज़ी का लगाया है, अभी वो सोचें कि फॉरेन मिनिस्ट्री दे दें उस बंदे को। 26वीं 27वीं तरमीम का आ चुके हैं, 28वीं इज़ ऑन दी वे। तो सर आप घर जाए ना, तनख्वाहें क्यों लेते हैं? पार्लियामेंट रिजॉल्व करें ना। पार्लियामेंट टेलीकम्युनिकेशन का बिल पढ़ सका, ना पार्लियामेंट अप्रूव कर सका कि क्या स्पेंडिंग होनी है, किस तरह होनी है, ना पार्लियामेंट ने इस दफ़ा का बजट पढ़ा कि उसमें क्या क्या माशाल्लाह आपने चंद चढ़ाए हैं। तो क्यों तनख्वाहें देते हैं MNAs MPs को?
सप्लीमेंट्री ग्रांट दें ACDCओं को, मौके पे लगा देंगे, ऑडिट करवाएं उनके, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बाकायदा सियासत को दफनाने में इस्टेब्लिशमेंट का माशाल्लाह बहुत किरदार है और उनके सहूलतकार सियासतदानों का बहुत बड़ा किरदार है। हमारी जमहूरियत अब दफना के ऊपर मट्टी भी सूख चुकी है, अब उसमें से दरख्त भी निकलना शुरू हो गया। इतना हम माशाल्लाह प्रोग्रेस कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब से जी पूछा गया कि जो 150 बच्चियां आपने शहीद की थी मिनाब के अंदर ईरान में, तो ये आपका अटैक था? उनका नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये हमारा अटैक था और अब तो उसका कॉज भी इस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि बहुत ग्रोइंग एविडेंस अब सामने आ चुका है कि ये अमेरिका का ही अटैक था, स्कूल में हुआ था। फिर ट्रंप से पूछा गया स्टेट ऑफ हरमूज़ के टोल का, उसने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर उससे कहा गया कि यूएस को ऑल्दो जंग की ज़रूरत तो नहीं है ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन अच्छा होता अगर यूरोपियन कंट्रीज़ ऑफ़र करती। ईरान ने वैसे स्टेट ऑफ हरमूज़ के अंदर अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड रूट्स बनाए हुए हैं। कुछ बहरी जहाज़ों को उन्होंने वापस भेज दिया क्योंकि वो अनअप्रूव्ड रूट्स पे आ रहे थे। 5 साउथ कोरियन बहरी जहाज़ स्टेट ऑफ हरमूज़ को पास किए हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शंस ईजियर हो रही हैं। लबनान के अंदर से भी सिर्फ 2 लोग शहीद हुए हैं ईरान के इसराइल के लेटेस्ट अटैक में, और फ़िलहाल वहाँ पे जंग रुकी हुई है। आई होप ये ऐसे ही रहे। और जो सख्त स्टेटमेंट्स इसराइल के अंदर से आ रही हैं और उसके जवाब में फिर ईरान जो दिफा कर रहा है, ये मामला थने ताकि जंग किसी कंक्लूजन पे पहुँच सके। इवन जो वॉर हॉक्स लाइक सेनेटर लिंडसे ग्रैहम थे, उन्होंने भी अब कहना शुरू कर दिया कि जनाब जंग जो है वो रुकनी चाहिए और सपोर्ट है कॉन्फ्लिक्ट एंड करने के लिए, लेकिन हमें इंश्योर करना होगा कि जो ईरानियन डिक्टेटरशिप है उसके पास नूक्स ना है, वो डिक्टेटरशिप इवेंचुअली ख़त्म हो। द अमेरिकन पीपल वुड लाइक टू सी द ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑनरेबली विदाउट फर्दर वायलेंस इफ़ पॉसिबल। ये सिचुएशन बनी हुई है। दुआ कीजिएगा आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, ईरान के लोगों के लिए, पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए। दुआ कीजिएगा हमारे लीडरों के दिलों में थोड़ा सा रहम पैदा हो। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।